और विपक्ष की होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें गठबंधन के संयोजक, प्रधानमंत्री पद का चेहरा और लोकसभा चुनाव की रणनीति भी शामिल है। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में तय किया जाएगा कि इस गठबंधन को किस तरह से आगे ले जाना है। गठबंधन के संयोजक से लेकर इसके हेड ऑफिस तक पर विचार मंथन होगा, लेकिन इन सभी सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की तरफ से पीएम पद के नाम पर सहमति बन पाएगी। बैठक में इंडिया गठबंधन का लोगो जारी होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के नामों का ऐलान किया जाएगा। यही नहीं, इंडिया के संयोजक के नाम का ऐलान भी हो सकता है। विपक्षी दलों की बैठक में मैनिफेस्टो और सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा देश भर में गठबंधन की साझा रैलियों पर चर्चा होगी। बैठक का अहम पहलू ये भी है कि इंडिया की बैठक में 400 सीटों पर साझा उम्मीदवारों पर भी मंथन हो सकता है। मुंबई पहुंची ममता बनर्जी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। विपक्षी दलों की बैठक से पहले उन्होंने बयान भी दिया कि खेला होगा। वो चर्चा इंडिया का जो होगा वो मीटिंग में ही होगा। हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाएं, देश को बचाएं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए बने इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक और मुंबई में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन आज कई अहम फैसले ले सकता है, तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। 5 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, फिर चाहे वो एनडीए हो या फिर विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर है। बैठक से पहले जहां कांग्रेस एक तरफ बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन पीएम पद के फेस को लेकर कुछ नहीं बोल रही है। प्रायोरिटी है जो वर्तमान प्रधानमंत्री, और एक बार हम जीत जाते हैं उनको हटाने के लिए, तब हम तय कर लेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। ऐसा ही हाल समाजवादी पार्टी का है, जो इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है, लेकिन जैसे ही पीएम पद और संयोजक को लेकर सवाल उठा तो शिवपाल यादव ने भी चालाकी भरा जवाब दे दिया। सब लोग कर लेंगे, उसकी आप लोग चिंता मत करो। विपक्षी दलों के अपने अपने दावों के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इंडिया गठबंधन को घेरा और विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक ऐसी जमात देश को स्टेबलाइज नहीं, डी-स्टेबलाइज कैसे किया जाए, उसी पर एनर्जी लगा रहे हैं। इस साल के आखिरी में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में एनडीए और इंडिया दोनों ही रणनीति बनाने में जुटे हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम शिवराज ने तीनों मंत्रियों को विभाग दे दिए हैं। नए मंत्रियों को जो विभाग दिए गए हैं वो सभी मुख्यमंत्री के पास थे। चुनाव के मुहाने पर खड़े मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालयों का आवंटन कर दिया गया है। मंत्री बनाए गए 3 चेहरों के जरिए बीजेपी राजनीतिक संतुलन को प्रदेश में बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री राजेंद्र शुक्ला को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जनसंपर्क विभाग दिया है। गौरीशंकर बिसेन को नर्मदा घाटी विकास विभाग और पहली बार मंत्री बनाए गए राहुल लोधी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कुटीर एवं ग्रामोद्योग और वन मंत्रालय दिया गया है। दरअसल 26 अगस्त को मध्य प्रदेश में 3 मंत्रियों को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शपथ दिलवाई थी। शपथ ग्रहण के 4 दिन बाद मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए गए। इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। नवनियुक्त मंत्री राजेंद्र शुक्ला जहां ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वहीं गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी दोनों अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। और अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। वहां पर इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस ने वहां जीत वाला प्लान तैयार किया है। कांग्रेस के मेगा प्लान में राहुल गांधी की रैलियों को भी रखा गया है। 2018 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करके सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इतिहास को दोहराने की कोशिश शुरू कर दी है। मिशन 2023 की बुलंदी के लिए कांग्रेस ने 4 बिंदु तय किए हैं और इन्हीं के आधार पर बीजेपी को बेबस करने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ विजय के लिए जिन 4 बिंदुओं की बात कर रही है वो कुछ इस तरह से हैं। पहला बिंदु यह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता सीधे केंद्र सरकार पर सियासी अटैक करेंगे, साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ आएंगे। दूसरा बिंदु यह है कि सितंबर में राहुल गांधी की रैली करवाई जाएगी, जिसमें 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश है। तीसरे बिंदु के तहत सभी नेताओं को दफ्तर छोड़कर जमीन पर उतरकर सक्रिय होने के निर्देश दिए गए हैं। चौथा बिंदु यह है कि नए महामंत्रियों को लड़ाई की तैयारी करनी है, उसे जमीन पर वोटर्स के मन में उतारना है।
छत्तीसगढ़ में जीत का दावा बीजेपी भी कर रही है और सत्ता में मौजूद कांग्रेस भी। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी रणनीति का जादू चलता है। मिशन मून के बाद अब मिशन सूर्य की तैयारी अंतिम फेज में है। सिर्फ 2 दिन के बाद इस मिशन के तहत आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया जाएगा, जो कि सूर्य की बाहरी सतह की जानकारी इकट्ठा कर रहस्यों को खोजेगा। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद अब इसरो के सूर्य मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। करीब 53 घंटे के बाद सूर्ययान यानी कि आदित्य सूर्य की ओर उड़ान भरेगा। 2 सितंबर को दोपहर 11:50 पर सूर्ययान को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट के जरिए किया जाएगा। इस मिशन के जरिए सौर कोरोना यानी कि सूर्य की सबसे बाहरी परत L1 की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। ये काम आदित्य एक सुरक्षित दूरी से करेगा। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। यह अंतरिक्षयान 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो अलग अलग वेव बैंड पर सूर्य की सतह से जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेंगे। आदित्य L1 एक बहुत बड़ी छलांग है इसरो की और इंडिया की। आदित्य मिशन जब वहां पर रहेगा, तकरीबन 5 साल की जो ये पूरी ड्यूरेशन है इस मिशन की, तब वो सूरज को हर सेकंड पढ़ेगा। इसरो का आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है, जिसमें देश के ही विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों ने अपनी भागीदारी निभाई है। और अब बात सुपर ब्लू मून की। दरअसल देश के कई हिस्सों में सुपर ब्लू मून की तस्वीरें सामने आई हैं। इस दुर्लभ नजारे में चांद बेहद चमकदार और खूबसूरत दिखाई दिया। सुपर ब्लू मून की ये तस्वीरें देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में सामने आई। भारत में फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों एक साथ दिखाई दिए। इस खगोलीय घटना को सुपर ब्लू मून कहा जाता है। भारत में सुपर ब्लू मून रात 8:37 पर दिखाई दिया। ये एस्ट्रोनॉमिकल घटना तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आता है। इस दिन चांद आमतौर पर होने वाली पूर्णिमा से लगभग 7% बड़ा दिखता है। आज फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों एक साथ दिखे। मैं आपको तस्वीरें सुपर ब्लू मून की दिखाऊं। सुपर मून के दिन चांद की जो शेप है वो नहीं बदलती है, बल्कि वो धरती के करीब आ जाता है। चांद कहीं ज्यादा बड़ा दिखता है, चमकदार ज्यादा होता है। आप इसे बिना किसी फिल्टर के देख सकते हैं। टेलीस्कोप की मदद से अगर आप देखेंगे तो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बेहतर तरह से निहार पाएंगे। दूरबीन से भी आप अगर इसे देखना चाहें तो बहुत खूबसूरत आपको चांद दिखाई देगा। जिस महीने में 2 पूर्णिमा पड़ती है उसे ब्लू मून कहते हैं। आपको याद दिला दें कि अगस्त में पहली पूर्णिमा 1 अगस्त को थी, वहीं दूसरी पूर्णिमा 30 अगस्त को पड़ी। अब अगला सुपर मून 13 साल बाद 2037 में दिखाई दे। और अब देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, अब कुदरत की एक और तस्वीर दिखाते हैं। वहां से वापस दिल्ली लौटते हैं, दिल्ली से दिखाते हैं आपको। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर जो नई रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत परेशान करने वाली है, यकीन मानिए आपको चौंकाने वाली है। एक रिसर्च में ये जानकारी हासिल हुई है कि दिल्ली की हवा साइलेंट किलर बन चुकी है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली वालों की उम्र दूसरे शहरों में रहने वालों की तुलना में बेहिसाब रफ्तार से कम होती जा रही है। ये दौड़ती भागती दिल्ली घुट घुट कर मर रही है। दिल्ली वालों की जिंदगी रोज बेहिसाब कम होती जा रही है। शिकागो यूनिवर्सिटी के ऊर्जा नीति संस्थान का शोध बताता है कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र अप्रत्याशित रूप से घट रही है। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक में बताया गया है कि बेहिसाब प्रदूषण में लिपटी दिल्ली में रहने वालों की जो उम्र बची है उसमें से 11 साल 9 महीने कम हो चुके हैं। दिल्ली में कुछ महीने ऐसे होते हैं साल भर में जब जो AQI लेवल होता है वो सीवियर यानी खतरनाक कंडीशन में होता है, WHO के मानकों से बेहद ऊपर होता है। तो इसी कंडीशन को, इसी कैटेगरी को बेहद खतरनाक आंका गया है और इसी पर ये पूरी स्टडी है। इस स्टडी में ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस हवा में अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के 12 साल कम कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दूसरे शहरों, गांव या कस्बों में रहने वालों की तुलना में दिल्ली के लोग 12 बरस पहले ही दम तोड़ सकते हैं। जाहिर है कि 1 करोड़ 80 लाख की आबादी के लिए ये परेशान करने वाली खबर है। जो स्टडी आई है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एनर्जी इंस्टीट्यूट की, वो ये दिखाती है कि काफ़ी सारा जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ा है। पर्टिकुलरली जो नॉर्थ इंडिया के जो कुछ स्टेट्स हैं और दिल्ली का जो आंकड़ा सामने आया है वो चिंताजनक है। और काफ़ी सारी जो प्रीमेच्योर डेथ्स पोल्यूशन की वजह से होती हैं वो उन लोगों में होती हैं जिनके कि फेफड़े पहले से ख़राब हैं या ट्यूबरकुलोसिस है, या वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा बीड़ी या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। ये उस दिल्ली की स्थिति है जहां 2-2 सरकारें हैं, जहां पावर सेंटर है, जहां से देश चलता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी सब रहते हैं।
सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। दिल्ली तेजी के साथ एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां प्रदूषण का स्तर गिर रहा है और हमारी कोशिश यही है कि उसे और कम किया जाए। उसके दो बड़े हथियार हैं, एक है हमारी ईवी पॉलिसी, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर उसके दो बेसिक सोर्स हैं, एक है व्हीकल पोल्यूशन, दूसरा है डस्ट पोल्यूशन। व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ईवी पॉलिसी पे सरकार जोर दे रही है और जो हमारा डस्ट पोल्यूशन है, जो और तरह की गैसेज हैं, उसको खत्म करने के लिए ग्रीन कवर बढ़ाने पर जोर दे रही है। दिल्ली में प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से ये लोगों को खत्म कर रहा है वो परेशान करने वाली बात है। हालांकि हिंदुस्तान का जो सबसे कम प्रदूषित शहर है, वहां भी सूक्ष्म कणों का प्रदूषण WHO की सीमा से 7 गुना ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है झारखंड से। झारखंड के गिरिडीह से जहां डुमरी उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के सामने देश विरोधी नारे लगे। हालांकि नारेबाजी पर ओवैसी ने तुरंत उनको रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी ने अब इस पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने नारे लगाने वाले देशद्रोहियों पर केस दर्ज करने और गिरफ्तारी उनकी करने की मांग की है। ऐसे देशद्रोह के मामले झारखंड में सामने आ रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। हम पुलिस से मांग करते हैं कि अविलंब शिनाख्त की जाए, जिन लोगों ने भी ये नारे लगाए उनकी गिरफ्तारी हो। ऐसे लोगों की जगह पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन पुलिस कुछ नहीं करके कहीं ना कहीं अपनी भूमिका पर सवालिया निशान कर रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।